बेटे आपके पास टॉपिक है जी इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके एमसीक्यूज़ हैं कुछ, इससे कबल आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर का क्या मतलब है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं। असल में बिल्कुल ऐसे है कि आप अगर ये इस तरह का एक कोई बर्तन ले लें, उसमें लिक्विड फिल्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो इस लिक्विड को जब आप हीट करते हैं नीचे किसी बर्नर के ज़रिए से। आपकी स्क्रीन शेयर होना बंद। अच्छा, मैं दोबारा देख लेता हूँ। ओके, तो ये आपने ना मतलब एक इस तरह लिया हुआ बर्तन और उससे वाटर के जो वेपर्स हैं या कोई भी लिक्विड है उसके वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ये जितने भी वेपर्स ऊपर जाएंगे, अगर इसके ऊपर एक आपने लिड इस तरह का दिया हुआ है तो ये लिड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब अगर एक ओपन बर्तन है, यानी पॉट बिल्कुल ओपन सा है, यूं करके पड़ा हुआ है, तो ये सरफेस को लीव करके एटमॉस्फेरिक एरिया में चले जाएंगे वेपर्स। तो ये जो सरफेस को लीव करके ऊपर उड़ जाना यानी एयर के अंदर मिक्स हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की ख़ास बात यह है कि ये हाई टेम्परेचर पे होती है, याद रखें। ये अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स। जी बेटे। तो बच्चे मैं ये कह रहा था कि अगर ये इस तरह का कोई पार्ट है यानी बर्तन सा है और वहाँ से हम इवेपोरेशन को स्टडी आउट कर रहे हैं, तो याद रहे कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे कैरी आउट होती है। इवेपोरेशन और सिंपल लिक्विड का सरफेस को छोड़कर उन मॉलिक्यूल्स का ऊपर की तरफ जाना जिनकी एनर्जी हाई है, यानी जो एक सर्टेन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो लिक्विड को छोड़ जाएंगे, तो इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। याद रहेगा। अब इवेपोरेशन गर्मियों के अंदर अगर हम देखें, टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन वो ग्रेटर होता है देन इन विंटर्स। समर में ज़्यादा होगा, विंटर्स में कम होगा। अब ये इवेपोरेशन हो गया। वेपर प्रेशर फिर क्या चीज़ है, उसमें भी लिक्विड यानी कि लिक्विड की सरफेस से वेपर जो है वो ऊपर की तरफ उठते हैं। तो रीज़न क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, इनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बेटे जो भी वेपरेशन है ना, ये एक बहुत यूनिवर्सल टर्म है। चाहे आप माइनस टेम्परेचर पर भी बैठे हों तो वेपरेशन जो है वो होगा। लेकिन जो वेपर का प्रेशर है बेटा, ये किसी भी लिक्विड के वेपर्स जब ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर आपने इसको बंद किया हुआ है, कवर किया हुआ है, इसके ऊपर लिड पड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे ये वेपर्स लिड के ऊपर जाके यहाँ कलेक्शन में चले जाते हैं, ये इस एरिया में। फिर क्या होता है कि नीचे लिक्विड पड़ा हुआ है आपका, यहाँ से कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल लीव करके ऊपर वेपर्स में जाते हैं और यहाँ कंडेंस हो जाते हैं। कुछ ऊपर से नीचे दोबारा लिक्विड में आना शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक बड़ी पिक्चर ड्रॉ करूँ तो ऐसे होता है कि कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से ऊपर जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उतने ही मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाते हैं और देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ, आप कहें कि केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। कौन सा जी, सरफेस को लीव करके ऊपर जाने वाले एयर में, या यानी कि लिड तक जाने वाले मॉलिक्यूल्स, और वहाँ से नीचे दोबारा लिक्विड में शामिल होने वाले मॉलिक्यूल्स। अब ये एक स्पेशल एरिया होता है, जैसे प्रेशर जो होता है ना, ये फोर्स पर यूनिट एरिया की इक्वल होता है। तो बेटे एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया के ऊपर से उठने वाले वो सारे वेपर्स जो एक स्पेशल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये उसका लिक्विड का वेपर प्रेशर है। यानी उस लिक्विड का एरिया इतना होगा तो ये कितना वेपर जो है वो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेंगे। क्लियर। होपफुली क्या आपको ये जी आइडिया सर। दोनों क्लियर हो गए होंगे। लास्ट वन इज़ बेटे बॉइलिंग पॉइंट, और वो कैसे लिंक्ड है इन चीज़ों के साथ। अगेन से वही आपके पास बर्तन पड़ा हुआ है, उसी तरह से एक कोई आपने लिक्विड ले लिया है, और यहाँ से अब क्या होता है बेटे, बेटा एक मिनट, कैसे कॉल आ रही है भाई की।
इसके बाद हम ज़रा अब एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक वेरी जनरल कंसेप्ट ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF, ये जब भी एक मॉलिक्यूल है ना वाटर का H2O, फिर एक और H2O मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो पाई जाने वाली फोर्सेस होती हैं ये उनको कहते हैं। यानी इंटर मीन्स बिटवीन, द मॉलिक्यूलर मीन्स कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। तो ये HO और H ये वाले बॉन्ड्स जो है ना ये नहीं बात कर रहा, ये कह रहा है एक पूरा मॉलिक्यूल वाटर का ले लो और फिर एक और मॉलिक्यूल ले लो, उनके बीच आपस में जो फोर्सेस है ये उनकी बात करता है। और बेटा जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो आपके पास जो सबसे अहम होती हैं वो डाइपोल फोर्सेस होती हैं। फिर होती हैं डाइपोल का मतलब क्या होता है, उनका एक साइड, जैसे मैं कहूँ कि HCl है, H बॉन्ड Cl, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। एक और HCl का मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इसको आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये वाली चीज़ें, ये वाला, यानी एक का पॉजिटिव पोल दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज आर कॉल्ड एज द डाइपोल फोर्सेज। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और हैं वो लंदन डिस्पर्जन है, और वो क्या होती हैं कि थोड़े ही टाइम के लिए एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है यूं वाला, जब इसके इर्द गिर्द कोई एक चार्ज पॉजिटिव सपोज आता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों को ये खींचता है, तो ये मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो जाता है इस तरह, ये नेगेटिव हिस्सा इसका इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इसका पॉजिटिव ये रह जाता है। तो एक शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम में इसके अंदर डाइपोल बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये फिर क्या करता है दूसरे के अंदर इसी तरह मोमेंटरी डाइपोल क्रिएट करता है, और इनको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज या मोमेंटरी फोर्सेज भी कहते हैं। अब ये सारे MCQs इसी से रिलेटेड हैं। अब बेटा शुरू करते हैं। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ द टेम्परेचर एट विच इट बॉइल्स व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज़। एक्सटर्नल प्रेशर कितना होना चाहिए बेटे? 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 3 या 5? 1। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। जो हमने अभी देखा कि नेचुरली जो एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल एयर का प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन। अब देखो जी, बॉइलिंग पॉइंट और मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करते हैं बेटे वेपर प्रेशर पे। सबसे पहले जिसके जितने वेपर बनेंगे, फिर वो वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल होगा तो तभी बात होगी ना। अब वेपर प्रेशर बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? जितने मॉलिक्यूल आपस में मजबूती से जुड़े हुए, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिल्कुल ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड कंपाउंड, के वो लिक्विड कंपाउंड किस तरह का बना हुआ है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, कोवलेंट नेचर की बॉन्डिंग है उसके अंदर। और फिर साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं तो फिर भी उनका वेपराइज होना मुश्किल हो जाएगा, छोटे हैं तो आसानी से वेपराइज हो जाएंगे। इट मीन्स कि ऑल सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स आर हेल्पिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखें तो आपके पास कौन सा हेल्प कर रहा है बेटा? वो होता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। एक और चीज़ नूर यहाँ पे बेटा क्लियर कर लो कि उसने यहाँ अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट के साथ मोलर हीट और वेपराइजेशन भी की है। ये कहते हैं कि जब एक मोल किसी भी लिक्विड का आप ले लेते हैं और उसको हीट करना शुरू करते हैं, इतना हीट करते हैं कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उतनी हीट उसने जो एब्जॉर्ब किया, दैट इज़ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। जाहिर सी बात है, अब एक ऐसा लिक्विड है जिसके एटम्स और जिसके मॉलिक्यूल्स आपस में यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, वो मजबूती से पकड़े हुए हैं, तो उसको वेपर में ले जाने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए उनकी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगी। कंसेप्ट समझ आ गया बेटा? जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इस क्वेश्चन में इशू है, ज़्यादा तो नहीं पता नहीं, इसका पीछे से आंसर आप चेक करें ज़रा कौन सा आता है, पहले तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे इशू आया था इसमें सॉल्व करते हुए इसकी स्टेटमेंट्स में। इसमें अगर ये ऑप्शन डी वाला है तो फिर ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है जिसमें मरकरी वाली बात करते हैं। नहीं, मैंने आपको अच्छा मार करके नहीं भेजा। मैं भी आपके साथ कोई नहीं, मुझे बस ये सिर्फ इस MCQs का बता दें, बाकी तो मैंने सॉल्व किया है, नो इशू।
जी अच्छा सर। बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या स्टेटमेंट दे रहा है भाई कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। उसने कुछ लाइंस लिखी हैं, उस लाइंस के अंदर कुछ क्लूज़ दिए हैं। वो लॉजिक और क्लू आपस में मिलते होंगे तो स्टेटमेंट ठीक है, लॉजिक और क्लू नहीं मिलता आपस में तो इट मीन्स कि स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। बेटे पहला है जी, मीथेन एंड आर्गोन हैव वीक डिस्पर्शन फोर्सेस सो देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ लो। अब मीथेन क्या है, CH4 एक चीज़, आर्गोन है AR वाली जो लिखी हुई है। ये दोनों आप कहें कि नॉन पोलर हैं। क्या हैं? नॉन पोल। यानी इनके कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बन सकते। क्यों भला? क्योंकि कार्बन दरमियान में इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, कैंसिल कर देंगे। ऊपर भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है, इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और आर्गोन जो है ये एक नोबल गैस है, इसके अंदर वैसे भी पोलैरिटी नहीं होती। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो हमेशा उनके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। इन्हीं को लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, खाली डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, इनको वांडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। तो हम ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 ये कहती है कि डाई इथाइल ईथर हैज़ अ डाइपोल मोमेंट एंड द डाइपोल फोर्सेस अकाउंट फॉर इट्स मॉडरेटली हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटे डाइपोल मोमेंट आपको पता होना चाहिए कि नूर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट है क्या, इसको हम म्यू से जाहिर करते हैं। अब मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो H और Cl आपस में है, Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन जिधर होगी वही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ये तो एक सिंपल बाई पोलर या आप कहें कि दो एटम्स पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल था। मैं अब ज़रा चेंज करता हूँ जो इसने बताया है डाई इथाइल ईथर C2H5, ये एक इथाइल ग्रुप है। फिर है बेटे H5 और C2 और यहाँ पे O है और यहाँ भी O है। ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये भी पार्शियल पॉजिटिव है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा बेंडेड होता है। यहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ जो इनके स्ट्रक्चर को यूं बेंड कर देते हैं, इधर यूं कर देते हैं। जब ये बेंड स्ट्रक्चर होता है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक एरो आपका यूं बनता है। मैं ज़रा इस एरो को ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक इस डायरेक्शन में बनता है, दूसरा इस डायरेक्शन में बनता है। जब वेक्टर के लॉज के ज़रिए से हम इनको ऐड करते हैं तो नेट यूं वाला जा बनता है ऊपर की तरफ, यानी अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट बनता है। सो हम जब इसको कंक्लूड करते हैं बेटे तो हम ये कहते हैं कि डाइपोल मोमेंट बिल्कुल इसका होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट में आ जाता है जी 3 वाले पॉइंट पे कि वाटर है और इथेनॉल है। ये बड़ी काम की स्टेटमेंट उसने बताई है। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HOH, फिर जी H, इधर O और फिर H, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना लेते हैं। वाटर के अंदर भी होते हैं। इथेनॉल होता है C2H5, इधर OH, फिर C2H5 और फिर OH। तो ये इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी होती है। तो दोनों के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल ठीक है। द लास्ट ऑप्शन जो कि इस उसमें लिखा हुआ है, मर्करी हैज़ वीक मेटेलिक बॉन्डिंग विच हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट। अब मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होना चाहिए क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये लिख रहा है कि लो बॉइलिंग पॉइंट है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। एक अगर ये यानी इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत होती है। बॉइलिंग पॉइंट ज़ाहिर है मेटल्स का हाई होता है, आपको पता है क्यों मेटल्स का हाई होता है, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की तरह नहीं होती। याद रहेगा। तो बस यहाँ तक जी इसी लॉजिक को, ये हमारी स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट सी लेवल इज़।
मुझे नूर ये बताएं, नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, डिग्री सेल्सियस में बताएं बेटा। सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। 100 डिग्री सेल्सियस बेटे। अगर हम इसी को फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करें तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। इसलिए ये जो लिखा हुआ है सी लेवल, तो इट मीन्स कि सी लेवल पे 100 होता है, 100 का कंपैरेटिव आपके पास जो आता है वो 212 वाला आता है फिगर, याद रहेगा। जी ये सर। कैसे कन्वर्जन होती है बेटा, इसका एक फार्मूला है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं या सिंपल उसके आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई इतनी कम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है जो आपको बताया। नेक्स्ट है जी, वाटर बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर, क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इक्वल्स टू द सराउंडिंग इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू द इक्वल, हाँ तो यही बिल्कुल आएगा, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही बिल्कुल बात ठीक है। तो अब आपको लॉजिकली चीज़ों की समझ आ गई बेटा। अब हम चलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ, ये भी प्रीवियस से लिंक्ड है तो इतना मुश्किल नहीं है ये। ओके, आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ग्रेफाइट। अच्छा बेटा याद रहे कि ग्रेफाइट जो है ना वो इस तरह हेक्सागोन है, ये एक, फिर यूं एक, ये एक, इस तरह करके बेंजीनों की तरह, फिर एक और इस तरह की लेयर्स आएगी, फिर यूं करके लेयर्स। अब इनके बीच इधर इधर आपस में बॉन्डिंग बनती है, तो ये इन बॉन्डिंग का पूछ रहा है कि ये कौन सी बॉन्डिंग है जो लेयर की में, ये लेयर 1 थी, ये लेयर 2 थी, तो इनके बीच ये कौन सी बॉन्डिंग है, ये एक्चुअल पता करना चाह रहे हैं। तो कौन सी वाली बॉन्डिंग होती है जी, दोबारा हम इसको देखते हैं, ज़रा आते हैं यहाँ पे। वंडरवाल फोर्सेज ये होती हैं इनके अंदर बेटा। कोलम्बिक फोर्सेज जो है ना, कूलम लॉ के मुताबिक बेटा ये वो फोर्सेज होती हैं जो दो चार्जेस के बीच होती हैं। तो ग्रेफाइट कार्बन वाला है तो इस पे चार्ज नहीं होता। ग्रेविटेशनल दो एक बहुत बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स के बीच होती हैं, जैसे सन और स्टार्स के बीच हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जो है वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखने वाली चीज़ों के बीच में हो सकती है। तो वंडरवाल सीधा सीधा आंसर आता है इसका, ठीक है। ओके, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। जब स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करता है तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि डाइपोल डाइपोल है किन के अंदर, स्ट्रॉन्ग और वीक तो बात की बात है ना। तो बेटे सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। जब मैं अमोनिया की बात करता हूँ तो अमोनिया के पास दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर हाइड्रोजन होता है, एक इधर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। फिर अगर हम एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल ड्रॉ करें तो अमोनिया का अगेन उसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन। एज अ रिज़ल्ट अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव वन लोन पेयर एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर on each molecule and the three hydrogen atoms which are highly electropositive and the nitrogen being a highly electronegative element will have a partial negative charge. अब ये तीनों हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव वाले हैं, इधर भी नाइट्रोजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव और इधर भी हाइड्रोजन पॉजिटिव होते हैं। अब इनके अंदर तो डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक साइड नेगेटिव, इधर वाली साइड पॉजिटिव, डाइपोल एग्जिस्ट कर गए इधर भी। अब हम ज़रा चेक करते हैं क्या CH4, पहला ऑप्शन है कि अमोनिया में ठीक है, लेकिन CH4 में है या नहीं, नहीं है भाई CH4 में। फिर CH4 और CH4 इसमें भी नहीं है। फिर भाई आपके पास कार्बन ट्राईऑक्साइड लिखा हुआ है और COH3 इसमें भी नहीं बनते। लास्ट ऑप्शन आपके पास अमोनिया का बीच रह जाता है और इसमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस होती हैं, याद रहेगा। ओके बेटे, नेक्स्ट आ जाते हैं। आपके पास एक MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक किसे कहते हैं बेटे, जिसको आप बारीकी पे देखें, एटॉमिक लेवल पे चले जाएं जब हम बात करें तो बिल्कुल माइन्यूट सी चीज़। मसलन मैं समझाता हूँ आपको कि आप बेटे पेट्रोल लेते हैं और पेट्रोल को आप बर्न करते हैं, पेट्रोल बर्न करते हुए आपकी गाड़ी को माइलेज देता है, सिंपल। ये है मैक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट। लेकिन आप ये देखते हैं कि अगर पेट्रोल के अंदर कौन से बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी दे रहे हैं, तो दिस इज़ अ माइक्रो पिक्चर ऑफ सम केमिकल मटेरियल, राइट। सो हम यहाँ पे जो देखते हैं बेटे वो क्या होगा, हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो रिएक्टिविटी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। ओके, रिएक्टिविटी ओवरऑल देखें ना, दो चीज़ों को मिला है, रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये रिएक्टिविटी है,
ये तो मैक्रोस्कोपिक है, बड़े पैमाने पे देखा जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट, पूरा लिक्विड बॉयल हुआ या नहीं हुआ, ये तो हम ऐसे देखते हैं, ओवरलुक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, कोई मॉलिक्यूल उसके अंदर एनर्जी कितनी है, दिस इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ मैक्रोस्कोपिक। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है, ये बताता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच कितनी फोर्स है, राइट। सो आपके पास जो आप कहें कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जहाँ बनता है वो कौन सा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला, याद रहेगा। जी सर। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाता है द स्ट्रेंथ ऑफ वांडरवाल फोर्सेस डिपेंड्स ऑन। अब वांडरवाल फोर्सेस कौन सी होती हैं, ये वही फोर्स है जो मैंने कहा था कि बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है और जब वो किसी चार्ज कोई उसके पास आता है तो ये उसके इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है और फिर उसको डिस्टॉर्ट करके मोमेंटली आर्जी तौर पर डाईपोल बनाता है, जैसे ये बन गया। फिर जब ये वाला मॉलिक्यूल एक और बड़े मॉलिक्यूल के पास आता है तो इसका नेगेटिव हिस्सा इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं और आगे नेगेटिव बना देता है, और ये प्रोसेस चलता जाता है। ये होती हैं वांडरवाल फोर्सेस। ये किन पे डिपेंड करती हैं, ये वांडरवाल फोर्सेस डिपेंड करती हैं बेटे आपके किस पे, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल पे। जितना बड़ा साइज़ होगा आरामी से उतना ज़्यादा यानी इजीली वो डिस्टॉर्ट हो सकेगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जितना कम्पैक्ट होगा, पैक्ड होगा, तो उसको मुश्किल है कि आप डिस्टॉर्ट कर सकें। फिर क्या है जी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हाँ जी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बेसिकली साइज से ही लिंक है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज़्यादा जो है वो, इसमें इसका ऑप्शन कौन से, इसने एक आल भी ऑप्शन हो सकता है जनरल वे में देखा जाए, नहीं तो साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल एक मोर क्रिटिकल वे में देखा जाए तो हो सकता है। आंसर ज़रा चेक करें बेटे, मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं है। साइज पे तो कंफर्म है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी लीनियर और दूसरा ब्रांच वाला भी इफेक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स भी उसी में आ जाते हैं। अगर ब्रॉडर लुक देखें तो ऑल ऑफ अबव होना चाहिए। डी। डी ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ अबव। द एटम्स ऑफ सॉलिड आर्गोन आर हेल्ड टुगेदर बाय वांडरवाल फोर्सेस। आर्गोन कौन है जी, नोबल गैस है। नोबल गैस के पास तो डाइपोल डाइपोल हो ही नहीं सकती, ना हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ना आयनिक हो सकता है, तो सिंपल वांडरवाल ऑप्शन जो है वो ठीक है। 6 क्या है जी, इन अ क्रिस्टल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। क्रिस्टल के अंदर जो है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टल है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल किस तरह हेल्ड किए जाते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का क्रिस्टल भी हो सकता है, उसमें तो बेटे सीधा सीधा आयनिक बॉन्ड होगा ना, लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स जो है वो किस तरह से वांडरवाल फोर्सेस के ज़रिए से हेल्ड होंगे। चेक करें ज़रा, इसका ऑप्शन सी है। जी सर। ओके, चलते हैं बेटा आगे, हम मूव ऑन करते हैं डाल्टन्स लॉ। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नूर, ये अगर आपको आ गया तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे, और अगर आपको ये कोई इतना मुश्किल नहीं है मतलब वेरी इजी। मैं इसके लिए वाइट बोर्ड यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको इसका अच्छा नोट्स मिल जाए, थोड़ा सा पिक्चर से क्लियर हो जाए हमें। चलें जी, हम इसको ले लेते हैं अब। बेटे आपको ना मैं एक सिस्टमेटिक वे में समझाऊं। पहले है बेटे पी, हेलो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? P1 है या P हाइड्रोजन में कोई एक गैस है, हाइड्रोजन गैस, मैं वो लिख लेता हूँ। हेलो जी बेटे, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, बच्चे मेरी आवाज़ आ रही है? दोबारा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, सिर्फ एक वन गो में सुने दोबारा ताकि आपको कंपैक्ट हो जाए चीज़ें। डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर का लॉ ये कहता है कि आपके पास अगर 3 डिफरेंट गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और तीनों के सिलेंडर का साइज़ सेम है, आपने पहले में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए, फिर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया, फिर 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लिए,
और उन तीनों को आप एक ऐसे सिलेंडर के अंदर मिक्स करते हैं जिनका साइज़ प्रीवियसली किसी एक भी सिलेंडर के इक्वल था। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इन सारों के प्रेशर के सम की इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर के। मोर ओवर वो ये कहता था कि जो इस मिक्सचर के अंदर एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, किसी एक पार्ट का जो प्रेशर है वो कैसे निकालते हैं। उसने कहा था कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लो आप। तो हमने 2 + 1 + 3 कर दिया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकले 6। अब वो कहता है कि जिसका भी आपने पार्शियल प्रेशर निकालना हो, जैसे मैं हाइड्रोजन का निकालना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है कि उसके नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल इनटू टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो चीज़ है ना, यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मोल्स टोटल मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन जब हम इसके लिए हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो ये बेटे निकलेगा आपस में यानी कि 2/6, ओके, फॉर हाइड्रोजन। फॉर H2 यानी X कहते हैं मोल फ्रैक्शन को, X फॉर H2 कितना होगा 2/6, 1 और ये 3 तो 1/3 आ गया, ओके। फिर हम क्या करते हैं बेटे कि X मोल फ्रैक्शन फॉर O2, O का था 1 मोल ऊपर, नीचे बटा 6, तो ये एज इट इज़ 1/6 आ जाएगा, ओके। और लास्ट में आपके पास था N2, और N2 के जो थे बेटा वो 3 मोल थे, तो 3/6 और 3/6 आ जाएगा 1/2 के। अब ये जितने भी आए हैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू भी 1 से ग्रेटर नहीं है। जब इस वैल्यू को, इसको और इनको आपस में सम करते हैं, जमा करते हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मैं इधर लिख देता हूँ, सॉरी, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है बेटा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, और इन सारों को जब जमा करते हैं तो ये 1 की इक्वल आता है। ये MCQs अक्सर आते हैं कि ये इससे हट के बता रहा हूँ इसलिए कि आपको ये आता है, मैंने तभी इतनी डिटेल भी बताई है ताकि आपको सिस्टम का पता हो कि मोल फ्रैक्शन जो है बेटे फ्रैक्शन से ज़ाहिर है कि वो पार्ट, वो फ्रैक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक कंपोनेंट इन द टोटल, तो वो कभी भी 1 की इक्वल नहीं आएगा। 1 का पार्ट होगा ना तो वो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ क्या आया 1.2, हाफ है यानी कि ये 0.5 है ऑलमोस्ट, और ये देखें तो 1/6 है तो ये होगा कहीं 0.15 समथिंग इस तरह से होगा। और यहाँ इसको हम अगर देखते हैं तो ये 0.35 होगा, और इन सारों को जब मिलाते हैं तो ये किसकी इक्वल आएगा 1 की इक्वल आएगा। अच्छा बेटे, ये यहाँ तक बात हो गई कि हमने मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला, यानी कि जितने मोल्स थे जितनी भी चीज़ों के वो हमने जमा कर लिए और उसके बाद टोटल से डिवाइड कर लिया तो उस कंपोनेंट वाले के मोल फ्रैक्शन आ गए। नूर, एक लास्ट बात, अगर आपको कोई डायरेक्टली मोल्स नहीं देता तो फिर हमारा अखलाकन फ़र्ज़ बनता है कि पहले हम मोल्स फाइंड आउट करें हर कंपोनेंट के। यानी वो मोल्स की बजाय बेटे हमें ग्राम दे देता है, ग्राम्स मतलब मैस दे दिया उसने हमें। जब मैस दे दिया तो मैस से हम मोल्स कैसे निकालते हैं, एक हमारे पास फार्मूला है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ये फार्मूला लगाएंगे, मोल्स निकाल लेंगे। जब मोल्स निकल आएंगे एक कंपोनेंट के, फिर दूसरे के मोल्स निकालेंगे, उसका भी गिवन मैस ओवर मोलर मैस करेंगे। इसी तरह गिवन मैस ओवर मोलर मैस सेकंड कंपोनेंट के लिए, उसके भी मोल्स निकल आएंगे, फिर एक और कंपोनेंट के। तो सारे कंपोनेंट्स के जब जब मोल्स आप निकाल लेंगे, फिर उनको मोल्स के लिए n टोटल के लिए आप n1 + n2 + n3 यानी पहले कंपोनेंट के मोल, दूसरे के, तीसरे के आप ऐड करेंगे। होपफुली इंशाल्लाह अब आपको समझ आ गई होगी। अब बेटे मैं क्या करता हूँ, ज़रा हम एक विज़िट मारते हैं ज़रा अपने क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन क्या कहता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही यही है। कहता है कि अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 56 ग्राम्स ऑफ N2। बेटा N2 नाइट्रोजन जो है आपके पास जो होता है
N2 वो 14 प्लस 14, तो इसका 28 ग्राम मैस आ जाता है। आपको गिवन कितने हैं? 56, यानी N2 का मोलर मैस जो है वो 28 ग्राम है, गिवन है 56। तो हम क्या करते हैं, 56 गिवन मैस ओवर मोलर मैस 28 करते हैं। तो बेटा 28 को 2 टाइम्स लेके जाएं तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ N2 हमें निकले। N2 के मोल्स कितने आए? 2 मोल्स। ये बात समझ आई है ना? ओके। दूसरा क्या है जी, ये तो हो गया मतलब आप कहें कि नाइट्रोजन के लिए सीन। नाइट्रोजन के बाद बेटे हम देखते हैं अगला आ जाता है कौन सा जी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या सीन है? अब कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम का एक मोल बनता है ये। तो ये CO2 का ऑलरेडी 1 मोल पड़ा हुआ है, हमें पता है, और 16 ग्राम ऑफ CH4 के 16 ग्राम का भी 1 मोल बनता है। तो बेटे टोटल जो नंबर ऑफ N टोटल बना, N टोटल विल बी इक्वल टू 2 + 1 + 1, तो टोटल आपके पास मोल बने 4। अब वो पूछता क्या है कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज़, ये उसने टोटल प्रेशर बता दिया, P टोटल भी बता दिया, मतलब कितना है 720 मिलीमीटर mHg। अब वो क्या पूछ रहा है कि CH4 का बताओ। CH4 का कितना है भाई? 1 मोल है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 यानी उस कंपोनेंट के मोल बटा टोटल इनटू 720। तो 4 का टेबल इस पे लेके जाएं बेटा, ये 180 टाइम्स आएगा, तो 180 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी आंसर आएगा। ये होपफुली क्लियर होगा बेटा। अच्छा बेटा, मुझे जो समझ नहीं आता बेटे आपने फ़ौरन बताना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अ फ्लास्क कंटेनिंग 16 ग्राम ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ SO2। तो वो कहता है जी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपने बताना है। एक फ्लास्क है भाई, ये इस तरह वाली, ये फ्लास्क है कुछ, हम मान लेते हैं फ्लास्क है ये। इसमें 16 ग्राम आपने O2 डाला और 32 ग्राम आपने SO2 डाला। 16 के भी मोल निकालते हैं, ऊपर के भी मोल निकालते हैं। तो बेटे एक ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, O2 पड़ा हुआ है तो 32 हो गया, तो 16 ओवर यानी गिवन मैस ओवर मोलर मैस 32 हो जाएगा। तो ये बनेगा 16 1s 16 2 टाइम्स, तो 1/2 मीन्स 0.5 मोल बने ऑक्सीजन के। अब आ जाते हैं जी 32 ग्राम्स ओवर 64 ग्राम मोलर मैस है SO2 का। तो ये 32 1 और 62, तो ये भी 1/2 मोल्स ही बने किसके, यानी 0.5 मोल्स ही बने SO2 के। यहाँ दोनों के मोल्स आपस में इक्वल हैं। अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूँ तो 0.5 आधा आधा मोल पहले O2 का भी है और यानी किसका भी। तो वो क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, हाफ ऑफ द टोटल प्रेशर। आधा SO2 का है और आधा ऑक्सीजन का होगा, इसलिए हाफ ऑफ द टोटल प्रेशर विल बी द आंसर। ओके, अब क्या लिखता है, एक और है जी कि इक्वल वेट्स ऑफ द ईथेन एंड हाइड्रोजन गैस और मिक्सड विद द। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को मार्क कर लें, इस क्वेश्चन का इशू था थोड़ा सा, मुझे इसके बारे में डाउटफुल हूँ कि 15-16 रेशो आती है या 1:16 रेशो आती है, यानी C और D का। आपका आंसर कौन सा है, ज़रा आंसर चेक करके मुझे बता दें ज़रा। आंसर जी ताकि D ऑप्शन है 3 का। बस D होगा, लेकिन हम ये इसको बाद में सॉल्व करते हैं। फिल वक्त हम क्वेश्चन 3 को स्किप करके 4 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स ऑफ द गैसेज एट रूम टेम्परेचर डज नॉट ओबे द डाल्टन लॉ। हाँ, कौन सी गैसें हैं जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ओबे नहीं करती। मतलब ये कहना चाह रहा है कौन सी गैसें हैं जिनका एक का सिलेंडर, फिर दूसरा सिलेंडर और तीसरा, इसको मिक्स करते हैं जब एक और सिलेंडर के अंदर, तो टोटल प्रेशर इन सारों के जमा की इक्वल आता है या नहीं आता। कौन सी गैसें हैं जिनका नहीं आता। तो ऐसी गैसें
जो पोलर होंगी, जो मालिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करवाएंगी, वो लाजमी सी बात है डाल्टन लॉ के मुताबिक फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डाल्टन्स लॉ ने एक चीज़ और जो कंपलसरी करार दी थी ना, वो ये भी था कि वो नॉन रिएक्टिंग गैसेज हों। ऐसा नहीं है कि उनका आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस शुरू हो जाएं जी, और अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो फिर तो लाजमी सी बात है वो किसी सूरत भी रिएक्शन उनका, मतलब आप कहें कि वो नहीं कर पाएंगे आपस में, उसकी एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे हम। तो यहाँ पे बेटा सी वाला ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यही गैसें पोलर वाली शो करवा रही हैं, और जो पोलर हैं तो इनकी रिएक्टिविटी हो जाएगी और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस शो करेंगे। सी ऑप्शन है, सी होगा। फोर का सी ऑप्शन। जो HCl है और NH3 था ना, वो दोनों पोलर थी। जब पोलर होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे और उनका एक्चुअल प्रेशर टोटल प्रेशर के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा। अगला आ जाता है जी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि इसने ये बताया था जो हल्की गैस होगी वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी, जो भारी गैस होगी वो टाइमली। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इसने कहा था किसी भी गैस का जो रेट है ऑफ डिफ्यूजन। सर आप मुझे सर मैंने बोला था कि सर अगर इसको हम यहाँ तक